7 अक्टूबर की सुबह सुबह हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसी शाम ठीक 4:44 पर पीएम मोदी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कहते हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कॉल करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही एक बार फिर दोहराया कि भारत के लोग इस कठिन समय में इजराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उस समय शायद भारत ने नहीं सोचा होगा कि हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध भारत पर भी असर करेगा। वैसे भी जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो सिर्फ वो दो देश ही प्रभावित नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया पर इसकी आंच आती है। ऐसे ही भारत के साथ भी हुआ है। कतर की जेल में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये खबर स्तब्ध कर देने वाली है। स्तब्ध है देश का आम आदमी और स्तब्ध है खुद भारत सरकार। मौत की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसी को ये तक नहीं पता कि उन 9 सैनिकों पर आरोप क्या है। खुद विदेश मंत्रालय तक इससे पूरी तरह अनभिज्ञ है। आज के इस वीडियो में हम इस मामले की तह तक जाने और जानने समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। 30 अगस्त 2002 की रात कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो यानी एसएसबी ने देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया, इसकी कभी कोई आधिकारिक जानकारी कतर की तरफ से नहीं दी गई। यहाँ तक कि कतर की ओर से भारतीय दूतावास को भी इसकी जानकारी मुहैया कराना जरूरी नहीं समझा गया और न ही उनके परिवार वालों को कोई आधिकारिक खबर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर बताती है कि अधिकारियों को 1 महीने तक उनके परिवार वालों तक से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें परिवार वालों से बात करने की इजाजत मिली ठीक 1 महीने बाद यानी 30 सितंबर को, जबकि पहला काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर को दिया गया, जिसमें भारतीय दूतावास से एक अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों से जाकर मिला। साल 2014 में एस्टैब्लिश हुई देहरा ग्लोबल दोहा कतर स्थित एक कंपनी थी। ये कंपनी नेवी ट्रेनिंग, टेक्निकल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि कंपनी की ही तरह इसकी वेबसाइट भी बंद की जा चुकी है। जिस वक्त ये 8 अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे, उस समय इस कंपनी में लगभग 75 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी काम कर रहे थे। हालांकि कहीं कहीं ये आंकड़ा 150 का भी मिलता है। अधिकारियों के गिरफ्तार होने के कई महीनों बाद तक कंपनी इन सभी को वेतन देती रही, लेकिन मई के महीने में कंपनी ने इन सभी को सेवरेंस पैकेज ऑफर कर दिया। सेवरेंस पैकेज किसी कंपनी द्वारा तब दिया जाता है जब कोई कर्मचारी बिना अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ता है। कंपनी ने इन्हें ये भी सूचना दी कि 31 मई से कंपनी बंद हो जाएगी और इस दिन से कंपनी बंद भी हो गई। देहरा ग्लोबल हमेशा से ही बहुत मजबूत स्थिति में थी। उसने लोगों को मोटे पैकेज पर हायर कर रखा था। कंपनी में काम कर चुके एक पूर्व भारतीय नौसैनिक कंपनी बंद होने के बाद जब भारत लौटे तो वेबसाइट sunday-guardian-live.com को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अधिकारियों समेत लगभग सभी भारतीय इस कंपनी की तरफ से कतर की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये सभी देहरा ग्लोबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। उनमें से कई लोग अपनी फैमिलीज को अपने साथ कतर ले गए क्योंकि उन सबको भरोसा था कि वो आसानी से अगले 10 साल तक कंपनी को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कंपनी के पास भी इतना काम था कि वो 2029 तक कोई नया काम लेने की हालत में नहीं थी। लेकिन इस गिरफ्तारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। ज्यादातर कंपनियों ने देहरा ग्लोबल से अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। कंपनी बंद हो गई और सबको वापस भारत लौटना पड़ा। 8 भारतीय अधिकारियों के साथ ही कंपनी के मुखिया और ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी को भी गिरफ्तार किया गया था। 3 महीनों तक अजमी से पूछताछ भी हुई, फिर अचानक नवंबर के महीने में उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि 8 भारतीय वहीं कैद रहे। खबरों की माने तो इन अधिकारियों को पहले कई महीनों तक एकदम अकेले में कैद रखा गया। बाद में इन्हें 2 लोगों वाली कोठरियों में भेज दिया गया। भारतीय नौसेना का कहना है कि नेवी में सर्विस के दौरान इन सभी अधिकारियों का रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में नेवी के पूर्व प्रवक्ता के हवाले से एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने मौत की सजा पाए इन अधिकारियों के बारे में लिखा है।
उन्होंने लिखा कि कैप्टन नवतेज सिंह गिल उनके कोर्समेट थे, जिन्हें पढ़ाई के दौरान बेस्ट कैडेट सेलेक्ट किया गया था और इसी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। जबकि कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नेवी के टॉप ऑफिसर्स में से एक थे, जिन्होंने INS मगर को भी कमांड किया था। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उस समय भारतीय दूतावास की तरफ से एक पोस्ट की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कमांडर तिवारी को यह सम्मान विदेश में भारत की छवि बढ़ाने के लिए दिया गया है। पोस्ट में आगे कहा गया था कि यह पुरस्कार कतर अमीरी नौसेना बलों के लिए क्षमता निर्माण में उनके योगदान के लिए है, जिससे भारत कतर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। वो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सशस्त्र बल कर्मी थे। कमांडर तिवारी देहरा ग्लोबल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे, जबकि एक अधिकारी तमिलनाडु स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। वहीं एक अधिकारी भारत के युद्धपोत INS विराट पर फाइटर कंट्रोलर और नेविगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभा चुके हैं। PTI के अनुसार इन सभी अधिकारियों ने तय समय तक भारतीय नौसेना में सेवाएं दी और इसके बाद VRS ले लिया। इसके बाद उन्होंने कतर की अल दहरा ग्लोबल कंपनी ज्वाइन कर ली। ये सभी अधिकारी पिछले कई सालों से कतर के नेवी अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अल दहरा को एक समझौते के तहत कतर नौसेना को ट्रेनिंग देने का अधिकार हासिल था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पूरे मामले की गोपनीयता और संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। अल जजीरा के ऑनलाइन एडिशन में इसी साल 2 मई को एक रिपोर्ट छपी, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा गया कि इन 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए कतर के एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप है। ऐसी रिपोर्ट में उन्हें मौत की सजा होने का अंदेशा भी जताया गया था। यहाँ पर भारत कतर के बीच संबंधों को समझना भी जरूरी है। कतर एक मुस्लिम देश है। worldometers.info के आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्टूबर तक इसकी जनसंख्या लगभग 27 लाख है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़े बताते हैं कि वहां रह रहे भारतीयों की संख्या 7,46,550 है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध सन 1973 से ही हैं। मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत आए थे। तब दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौतों के साथ कैदियों की अदला बदली का समझौता भी हुआ था। यूपीए सरकार में PM मनमोहन सिंह ने साल 2008 में कतर की यात्रा की थी, जबकि 2016 में नरेंद्र मोदी भी दोहा गए। 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कतर गईं, जबकि वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर 3 सालों में कतर की 4 यात्राएं कर चुके हैं। इस दौरान यही लगा कि दोनों देशों के बीच संबंध और समझ लगातार बेहतर हो रही है। भारत अपनी जरूरत का 40% गैस आयात कतर से ही करता है, जबकि कतर अनाज की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। लेकिन कतर पर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने के आरोप भी लगते रहे हैं। कतर और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तमाम देशों पर हमास को फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं और कतर उनमें से एक है। अब हम वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमास के हमले के फौरन बाद भारत इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया। हो सकता है कि कतर को ये बात अखर गई हो और बदले में उसने भी भारत के उन 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने में देर नहीं की। उसकी ऐसी सोच हो सकती है कि इस सजा के जरिए वो भारत को सबक सिखा देगा। इस फैसले की टाइमिंग भी कहीं न कहीं शक पैदा करती है। कुछ लोग इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ भी बता रहे हैं, लेकिन एक और अहम बात जिसे हम सब जल्दबाजी में नजरअंदाज कर रहे हैं। द संडे गार्जियन में छपी उसी रिपोर्ट में देहरा ग्लोबल में काम कर चुके अधिकारी बताते हैं कि हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ हो उसके पीछे कॉर्पोरेट राइवलरी जिम्मेदार हो। इस तर्क को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देहरा ग्लोबल ने अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हो सकता है ये कंपनी और भारतीय किसी साजिश का शिकार हुए हों। भारत कतर के बीच संबंधों का इतिहास चाहे जैसा रहा हो, लेकिन फिलहाल हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उन अधिकारियों पर लगे आरोप स्पष्ट होने ही चाहिए। क्या वजह है कि खुद भारत सरकार भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कुछ बोलने में हिचक रही है?
लगभग 1 साल से बंद उन 8 अधिकारियों और उनके घर वालों के दिलो दिमाग की हालत क्या होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से कथित आरोप उन पर लगे हैं और जिस तरह का फैसला आया है, उससे उनके साथ अच्छे बर्ताव की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। इन 8 भारतीय अधिकारियों ने सालों साल हमारे देश की रक्षा की है। उनकी बहादुरी, जांबाजी, समर्पण, त्याग और ईमानदारी पर किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी फैसला बहुत निचले स्तर से आया है। भारत जरूर हर स्तर पर हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि भारत बिना देर किए कतर और पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिलाए कि अब वो भारत को हल्के में लेने की गलती ना करे। अगर कतर भारत के इजराइल समर्थन के बदले ये कार्रवाई कर रहा है, तो ये दोनों देशों के आपसी संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि मौत की सजा पाए 8 अधिकारियों को बचाने के लिए भारत सरकार अपना सब कुछ झोंक देगी। हमें विश्वास है कि ये अधिकारी न केवल बेदाग साबित होंगे, बल्कि सकुशल अपने वतन, अपने घर भारत भी लौटेंगे। हम इन 8 भारतीय अधिकारियों के बेदाग साबित होने और जल्दी ही सकुशल भारत लौटने की कामना करते हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।